दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शादी के 25 साल बाद। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रात अपने सफ़र के मुकाम पर थी, मगर हमेशा की तरह आज भी नींद उससे रूठी हुई थी। ना जाने कितने अरसे हो गए थे सुधा को सुकून से सोए हुए। रोज कोई न कोई ऐसी बात हो जाती। जब वो घर के सारे कामों को निपटा बिस्तर पर सुकून से सोने आती तो वो उन सारी बातों को सोचकर बेसुकून हो जाती। बीते हुए कल की वो सारी बातें एक एक करके उसे याद आने लगती और वो लम्हे भर न सो पाती। वो अपने बराबर सोए हुए रितेश पर एक नज़र डाली। उनकी बोझल सांसें और सीने से उभरती हुई हल्की हल्की आवाज़ ये बता रही थी कि वो कितनी गहरी नींद और सुकून से सोए हुए हैं। आज 25 साल हो गए थे उसे रितेश का साथ निभाते निभाते, बल्कि ये कहें कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए। सुधा ने रितेश के खातिर अपने आप को पूरा बदल डाला था। वो शादी से पहले वाली सुधा ना जाने कहाँ खो गई थी, लेकिन रितेश उसके लिए अपने आप को बिल्कुल नहीं बदले थे। वो वैसे के वैसे ही रहे। उम्र के साथ साथ उन दोनों के रिश्ते में अब पहले से भी ज़्यादा दूरी आने लगी थी। आज सुधा और रितेश के शादी की 25वीं सालगिरह थी। सुधा के दोनों बच्चे अब बड़े हो गए थे और वो लोग अपने मम्मी पापा के सालगिरह पर बहुत खुश थे। बच्चों ने अपने तरफ से एक छोटी सी पार्टी रखी थी और अपने तरफ से अपने दोस्तों और कुछ रिश्तेदारों को बुलाए हुए थे। उन्होंने आज अपने पिता रितेश से भी ऑफिस ना जाने की जिद की थी, पर रितेश ने यह कहकर टाल दिया था कि आज उन्हें ज़्यादा काम है, इसलिए जाना ज़रूरी होगा। पर रितेश ने बच्चों से वादा किया कि वो शाम को जल्दी घर आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात के करीब 9 बज चुके थे पर रितेश घर नहीं आए। सुधा ने शर्मिंदगी से अकेले ही केक काटा। रितेश की घर वापसी लगभग 12 बजे के बाद हुई। सभी मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे। जब सुधा केक काट रही थी तो काफ़ी मेहमानों ने रितेश को भला बुरा कहा कि आज के दिन तो रितेश को छुट्टी ले लेनी चाहिए थी। पर सुधा रितेश की झूठी तारीफ करते हुए मेहमानों से बता रही थी कि नहीं, वो ऐसे नहीं है। ज़रूर ऑफिस में कोई ज़रूरी मीटिंग होगी, नहीं तो वो ज़रूर आते। मेहमानों के जाने के बाद वो चुपचाप धीरे से अपने कमरे में आई। कमरे में आते ही जिन आंसुओं को वो मेहमानों के सामने अपनी झूठी मुस्कुराहट के पीछे छुपाई हुई थी, वो आंसुओं की धारा अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो बस रोए ही जा रही थी। तभी सुधा का बड़ा बेटा निखिल अपनी माँ सुधा के करीब आकर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, छोड़िए मम्मा, क्यों आप अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही हैं। मुझे पहले ही पता था कि हमेशा की तरह आज भी पापा को आपके लिए टाइम नहीं मिलेगा, और सच कहूँ तो आपको भी पता था। मैंने तो ये सब आपकी खुशी के लिए किया था। निखिल अपनी माँ के पास बैठा कितनी देर तक उन्हें तसल्लियाँ देता रहा। कुछ देर बाद सुधा ने अपने आंसू पोंछे और अपने बेटे के सामने मुस्कुराते हुए बोली, बेटा कोई बात नहीं, ये आंसू तो वैसे ही निकल आए। अच्छा, बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। निखिल कुछ देर बाद अपने रूम में सोने चला गया। आधी रात को जब रितेश घर आए तो सुधा ने शिकायती नज़रों से उनकी तरफ देखा, पर रितेश को तो मानो कुछ याद ही नहीं था। उन्होंने आते ही सुधा से कहा कि मैं खाना बाहर से खाकर आया हूँ और मुझे अब जोरों की नींद आ रही है। यही कहकर रितेश बिस्तर पर लुढ़क गए, पर सुधा की आंखों में नींद नहीं थी। वो सोचते सोचते अपनी पुरानी यादों में खो गई। उसे याद आया कि जब वो कॉलेज में थी तो उसके पीछे कितने लड़के दीवाने थे। सुधा थी ही इतनी खूबसूरत, पर सुधा ने किसी की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखा। सुधा बचपन से ही पढ़ना चाहती थी और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, इसलिए वो जी जान से अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी। अभी उसने 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी। 12वीं की पढ़ाई के बाद उसे कॉलेज करने अपने मासी के घर जाना पड़ा, क्योंकि उसके घर से कॉलेज बहुत दूर था। जाने आने में परेशानी थी, तो उसके घर वालों ने उसका एडमिशन बनारस में, जहाँ पर उसकी मौसी रहती थी, करवा दिया। वहीं पर उसकी मुलाकात अतुल से हुई। सुधा ने तो कभी अतुल के तरफ नज़रें उठाकर भी नहीं देखा।
पर अतुल सुधा के मौसी का पड़ोसी था और वो कभी कभार उसके मासी के घर आ जाया करता। पर जब से उसने सुधा को देखा था, मानो पहली नज़र में ही वो सुधा को दिल दे बैठा। पर सुधा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अतुल उसे मन ही मन प्यार करता है। कुछ दिन बाद सुधा का जन्मदिन आया। सुधा ने अपना जन्मदिन अपने मासी के घर मनाना उचित नहीं समझा, पर उसकी मौसी को उसका जन्मदिन याद था और उन्होंने सरप्राइज के तौर पर सुधा का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाया, जिनमें अतुल भी आया था। अतुल ने गिफ्ट के तौर पर सुधा को एक चॉकलेट और एक छोटा सा गिफ्ट दिया, पर सुधा को ये नहीं पता था कि उस छोटे से डब्बे में है क्या। सारे मेहमानों के जाने के बाद सुधा जब अपने रूम में सोने गई तो उसने उस बंद डब्बे को खोला। उस डब्बे में एक छोटा सा चाबी का छल्ला था और वो दिल के आकार का था और उस पर लिखा था आई लव यू सुधा। पहली बार किसी ने सुधा को इस अंदाज में आई लव यू कहा था। उस चाबी के छल्ले को देख और उस पर आई लव यू लिखा देख सुधा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सुधा इन प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। इसलिए उसने उस गिफ्ट को बंद करके रख दिया कि कल वो उस गिफ्ट को अतुल को वापस कर देगी। पर जब वो बिस्तर पर सोने गई तो उसे बार बार वही शब्द याद आ रहे थे, आई लव यू सुधा। और बार बार अतुल का चेहरा उसके सामने आ रहा था। शायद सुधा को भी अतुल से प्यार हो गया था। अतुल कोई बुरा लड़का नहीं था, बल्कि वो एक सुलझा हुआ समझदार लड़का था और उसके और सुधा के विचार लगभग मिलते थे। दोनों पढ़ने में बहुत मेहनती थे और दोनों अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। अगले दिन सुधा जब कॉलेज के लिए निकली तभी सुधा को किसी ने पीछे से आवाज दी और बड़े मीठे शब्दों में उसका नाम पुकारते हुए कहा, सुधा। सुधा ने एकदम से अपने कदम रोक लिए और पीछे मुड़कर देखा तो अतुल था। अतुल को देखते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। पहले भी तो उसका सामना अतुल से होता था, पर आज बात कुछ और थी। सुधा ने अतुल से कहा, तुम? अतुल ने कहा, हाँ सुधा, मैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुधा ने लड़खड़ाते शब्दों में अतुल से कहा, पर? अतुल ने कहा, सुधा अब पर वर कुछ नहीं, बस हम दोनों की पढ़ाई पूरी होते ही हम दोनों अपने अपने घर में बात करेंगे। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? सुधा ने कहा, जी ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। अतुल ने कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो, शादी के बाद भी तुम पढ़ सकती हो। धीरे धीरे अतुल और सुधा की मुलाकातें बढ़ने लगी। सुधा भी अतुल से अब बेहद प्यार करने लगी थी। पर एक वक्त ऐसा आया जब सुधा का कॉलेज पूरा हो गया और वो अपने मम्मी पापा के पास चली गई। अभी सुधा अतुल के बारे में अपने घर वालों से कुछ बताती कि उसके घर वाले सुधा की शादी पहले ही तय कर दिए थे। लड़का एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था और बड़े खानदान से था, इसलिए सुधा के पापा ने इस शादी में देरी नहीं करनी चाहिए। अगले महीने सुधा की शादी थी। सुधा ने जब ये खबर सुनी तो हक्का बक्का सी रह गई और वो अपनी माँ से रो रो कर कहने लगी कि माँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगी, अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ। सुधा की माँ ने सुधा को समझाते हुए कहा कि बेटा, शादी बहुत अच्छी है और मैं नहीं चाहती कि इतनी अच्छी शादी हमारे हाथ से निकल जाए। तेरे पापा ने तेरा रिश्ता पहले ही तय कर दिया था और अब हम इस रिश्ते को मना नहीं कर सकते। अगले हफ्ते उन लोग तुझे देखने आ रहे हैं। सुधा ने अपनी माँ को अतुल के बारे में बताना चाहा, पर सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि वो कुछ कह ना सकी। और एक मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादातर लड़कियाँ अपनी शादी के बारे में नहीं बोलती। शायद सुधा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। सुधा चाहकर भी अपने घर वालों को अतुल के बारे में नहीं बता पाई और बताती भी तो कोई फायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी पहले ही तय कर दिए थे और उसके पापा ने लड़के वालों को जुबान दे दिया था। अगले हफ्ते सुधा की सगाई हुई और सगाई के कुछ दिन बाद उसकी शादी रितेश से हो गई। सुधा दुल्हन बन रितेश के घर आई। वो सुहाग की सेज पर बैठी हुई फूट फूट कर रो रही थी, पर अब रोने से कुछ होने वाला नहीं था। फिर उसने अपने दिल को समझाया कि नहीं, ये गलत है, अब मैं किसी और की हो चुकी हूँ और अपने पति के रहते हुए मुझे किसी का भी ख्याल अपने दिल में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये पाप है। तभी कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और रितेश रूम में आए। रितेश ने सुधा से ढेर सारी बातें की। रितेश की बातें सुन सुधा को समझ में आ गया था कि रितेश पुराने ख्यालात के आदमी है। फिर भी उसने अपने मन को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं,
धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रितेश का ख्याल वैसे के वैसे ही रहा। सुधा हर संभव कोशिश करती कि रितेश उसके भावनाओं को समझे और उसे ढेर सारा प्यार दे, पर रितेश कभी नहीं बदले। वो वैसे के वैसे ही रहे। कुछ दिन बाद सुधा ने रितेश को एक खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। सुधा को लगा कि ये खबर सुनने के बाद रितेश उसे गले से लगा लेंगे और उसे ढेर सारा प्यार देंगे, पर उस वक्त भी ऐसा कुछ ना हुआ। रितेश ने ये खबर सुनकर कहा, चलो अच्छा हुआ, हमारे घर नया मेहमान आएगा, पर अब तुम अपना अच्छे से ख्याल करना। दो चार बातें करने के बाद रितेश गहरी नींद में सो गए। सुधा के अरमान धरे के धरे रह गए। समय गुजरने लगा। सुधा ने एक बेटे को जन्म दिया। सुधा अब 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, पर रितेश वैसे के वैसे ही रहे। उन्होंने सुधा के लिए अपने आप को बिल्कुल नहीं बदला, बल्कि सुधा रितेश के लिए अपने आप को पूरा बदल चुकी थी। वो पहले वाली सुधा नहीं थी, पर रितेश का ऐसा बर्ताव उसे बहुत तकलीफ देता। क्योंकि वो उसके पति थे, उनका फर्ज बनता कि वो उसे खुश रखें। तीज त्योहार, शादी सालगिरह पर उसे छोटे मोटे तोहफे दें, पर रितेश को मानो इन सब चीज़ों का कोई शौक नहीं था। पर वो तो औरत थी। क्या एक औरत अपने पति के लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़कर आ जाती है और अपने पति के रंग ढंग में ढल जाती है, तो क्या एक पति का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी पत्नी की भावनाओं को समझ सके और वो उसे छोटी मोटी खुशी दे सके। मैं दुनिया के हर मर्द को ऐसा नहीं कह रही, पर कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी पत्नी के भावनाओं की कोई कदर नहीं होती। वो अपनी पत्नी को बस बिस्तर का शौक समझते हैं, जैसे कि रितेश ने सुधा के साथ किया। सुधा ने अपने आप को रितेश के मुताबिक एकदम ढाल दिया था, पर रितेश का ऐसा बर्ताव वो झेलते झेलते अब थक चुकी थी, क्योंकि वो एक औरत थी, पत्थर नहीं। रितेश का यही बर्ताव आज उसे अपने बीते हुए कल को याद करने पर मजबूर कर दिया था। वो तो अतुल को कब का भुला चुकी थी, पर अतुल की वो प्यार भरी मीठी मीठी बातें और उसके भावनाओं की कदर आज उसे अतुल को याद करने पर मजबूर कर दिया था। क्योंकि रितेश ने तो कभी सुधा से मीठी बातें भी नहीं की थी। रितेश सुधा को बस 4 दीवारी में बंद एक औरत समझते और कुछ नहीं। यही सब सोचते सोचते सुधा की पूरी रात गुजर गई। सुबह के 5 बज चुके थे। सुधा बिस्तर से उठी। आज उसे खड़े नहीं हो जा रहा था। वो लड़खड़ाते हुए फर्श पर गिर गई। गिरने की आवाज़ सुनकर रितेश की आंखें खुल गईं। उन्होंने सुधा को फर्श पर गिरा हुआ देखा तो दौड़ते हुए उसके पास गए और उसे उठाने लगे, पर सुधा बेहोश हो गई थी। सुधा के दोनों बच्चे भी अपने पिता की आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए रूम में आए और अपनी माँ को बेहोश देख मम्मा मम्मा चिल्लाने लगे, पर सुधा नहीं उठी। सुधा को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने सुधा को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और रितेश से कहा कि आप दुआ करें कि इन्हें जल्दी से होश आ जाए, क्योंकि इनके सर में बहुत गहरी चोट लगी है। रितेश और रितेश के दोनों बच्चे भगवान से दुआ करने लगे कि सुधा जल्दी से ठीक हो जाए। रितेश का बड़ा बेटा निखिल अपने आंखों में दर्द भरे आंसू लेकर रितेश के पास गया और बोला, पापा, हमारी मम्मा बहुत अकेली थी। आपने उन्हें बहुत तकलीफ दिया और आपकी वजह से आज वो बहुत डिप्रेस थीं। पापा, मम्मा ने जितना कुछ आपके लिए और आपके घर के लिए किया, काश आप बदले में उन्हें अपना थोड़ा सा प्यार दे देते, उन्हें अपने होने का एहसास दे देते, तो आज मम्मा इतनी टूटी नहीं होती। भगवान से दुआ करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए और हमारे बीच आ जाए। अपने बेटे निखिल के मुंह से ये सब सुनकर रितेश झटके से उठे और कहने लगे, नहीं नहीं, सुधा को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। आज रितेश को एहसास हो गया था कि सुधा की उनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। आज उन्हें ये भी एहसास हो गया था कि वो सुधा के बिना नहीं जी सकते, और अगर सुधा को कुछ हो गया तो उनका पूरा परिवार टूटकर बिखर जाएगा। यही सब सोचते हुए वो घबराते हुए आईसीयू रूम में पहुंचे, जहां पर सुधा बेहोश लेटी हुई थी। डॉक्टर ने उन्हें अंदर आने से मना किया, पर वो ना रुके। उन्होंने कहा, नहीं, आज मुझे अपने सुधा के पास बैठ जाने दीजिए। यही कहते हुए उन्होंने सुधा का हाथ पकड़ लिया और उनके आंखों से आंसुओं की धारा सुधा के हाथों पर टपकने लगी। रितेश रोते हुए सुधा से कह रहे थे कि सुधा, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। रितेश के मुंह से इसके अलावा और कुछ नहीं निकल रहा था।
वो बस यही कहते जा रहे थे कि सुधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ देर बाद सुधा को होश आया तो उसने देखा रितेश उसके हाथों को अपने आंखों पर लगाकर बैठे हुए रो रहे थे और धीरे धीरे बोल रहे थे कि सुधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। आज 25 साल बाद सुधा ने अपने कानों में ये शब्द सुना था। सुधा को यकीन नहीं हुआ, पर वो रितेश ही थे जो आज अपने प्यार का इजहार उससे कर रहे थे। सुधा ने भी धीरे से रितेश से कहा, रितेश। ये शब्द सुनते ही रितेश ने जल्दी से अपनी मुंडी ऊपर की और घबराते हुए बोले, सुधा, तुम लौट आई मेरी जिंदगी में। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।